जय हिंद। वेलकम टू इंडिया तक। इस क्लास में हम आगामी बीएसएससी सीजीएल, पीटी मेंस तथा बीपीएससी पीटी परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण भारतीय इतिहास एवं स्वतंत्रता आंदोलन से संबंधित मॉक टेस्ट को सॉल्व करेंगे। इसमें सभी वीवीआई प्रश्न है, तो पूरा वीडियो आप ध्यान से देखिएगा। यह हमारा मॉक टेस्ट नंबर 6 है। अन्य मॉक टेस्ट जैसे कि पॉलिटी, ज्योग्राफी, इतिहास तो ये तो है ही, उसके अलावा आपको साइंस, कंप्यूटर, इन्वायरमेंट एवं एग्रीकल्चर तथा खेल से संबंधित मॉक टेस्ट ऑलरेडी हमने अपलोड किया हुआ है तथा यह मॉक टेस्ट सीरीज आगे भी चलने वाली है। तो आप हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आगे की भी सारी वीडियोज मिलती रहें। अगर पिछली वीडियो आपने नहीं देखे हैं तो आप हमारे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक से जाकर के अन्य वीडियो को देख सकते हैं। चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले हम राष्ट्रीय स्वतंत्रता आंदोलन से संबंधित प्रश्नों को देखेंगे तथा उसके बाद प्राचीन तथा मध्यकालीन भारत के प्रश्नों को देखेंगे। चलिए हम शुरुआत करते हैं। पहला क्वेश्चन है, ध्यान से देखिएगा, सभी क्वेश्चन इम्पोर्टेंट है। पहला क्वेश्चन है, कौन सा वायसराय ओवन मेरेडिथ, कहीं कहीं ओवन मेरिडियन भी देता है, तो कौन सा वायसराय ओवन मेरेडिथ के उपनाम से कविताएं लिखता था? तो ध्यान दीजिएगा, लॉर्ड लीटन ओवन मेरेडिथ के उपनाम से कविता लिखता था। लीटन के बारे में अन्य भी बहुत सारे इंपॉर्टेंट फैक्ट हैं जो कि याद करने योग्य है। लीटन सबसे पहले 1876 में, कब? 1876 में भारत का वायसराय बना था तथा यह 1876 से 1880 तक भारत के वायसराय के पद पर रहा था। इस दौरान उन्होंने बहुत से एक्ट लाया था जिससे भारतीय जनता को प्रभावित किया था। सबसे पहले इसने आर्म्स एक्ट लाया था। कौन सा? आर्म्स एक्ट लाया था जिसके तहत भारतीयों को हथियार रखने पर प्रतिबंध लगा दिया गया था। दूसरा काम इसने ये किया कि जो सिविल सर्विसेज था, सिविल सर्विसेज की आयु 21 वर्ष से घटा करके 19 वर्ष कर दी थी। किसने? तो लीटन। ध्यान दीजिएगा, अभी हम लीटन के बारे में पढ़ रहे हैं। पहला हमने पढ़ा कि इसने आर्म्स एक्ट लाया जिसके द्वारा भारतीयों को हथियार रखने पर रोक लगा दिया था। तो दूसरा था सिविल सर्विसेज की आयु, अधिकतम आयु 21 वर्ष से घटाकर 19 वर्ष कर दिया था। तीसरा काम इसने किया कि वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट 1878 में, कब? 1878 में इसने वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट लाया जिसके तहत भारतीय भाषाओं पर छपने वाले अखबार को सबसे पहले छापने से पहले अंग्रेजों को दिखाना होता था, अन्यथा इसे अंग्रेज जब्त कर लेते थे। तो ये 3 महत्वपूर्ण कार्य हो गए। अन्य कार्य जो इसके शासनकाल में हुए थे वे कौन कौन से थे? तो ध्यान दीजिएगा, सबसे पहले 1877 में, कब? 1877 में इसी के समय महारानी विक्टोरिया को, किसको? महारानी विक्टोरिया को भारत की सम्राज्ञी घोषित किया गया था। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। लॉर्ड लीटन के समय ही 1877 में महारानी विक्टोरिया को भारत की सम्राज्ञी घोषित किया गया था। 1878 में इसी के समय ही अकाल के लिए स्ट्रेची आयोग का गठन किया गया था। साथ ही इसी के समय राय बहादुर व खान बहादुर की उपाधियां देने की भी शुरुआत हुई थी। इसे ओवन मेरिडियन की उपाधि भी दी गई थी तथा इसने अफगानिस्तान के प्रति, किसके? अफगानिस्तान के प्रति इसने बहुत ही कठोर रवैया अपनाया था। तो ये कुछ लीटन से संबंधित, लॉर्ड लीटन से संबंधित इंपॉर्टेंट फैक्ट है जिसे आपको ध्यान रखना है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, केवल पागलखाने के बाहर खड़े पागल लोग ही आज़ादी की बातें कर सकते हैं और सोच सकते हैं। स्वराज के संदर्भ में, मतलब आज़ादी के संदर्भ में या स्वराज के संदर्भ में यह किसने कहा था? तो ध्यान दीजिएगा, 1907 में हुआ क्या था? 1907 के कांग्रेस अधिवेशन में जो कि सूरत में हुआ था और इसकी अध्यक्षता, ध्यान दीजिएगा ये इंपॉर्टेंट है और पूछता है कि 1907 के सूरत अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? तो रास बिहारी बोस ने की थी। और इसी अधिवेशन में कांग्रेस का विभाजन नरम दल और गरम दल में हुआ था। तो उसी में गोपाल कृष्ण गोखले जो थे ये नरम दल के नेता थे। किसमें? नरम दल के नेता थे। और गरम दल वालों के द्वारा इसमें स्वराज के विचार को बल दिया गया था, उसे बढ़ावा दिया गया था। इसी पर भड़क करके, मतलब कि जो गरम दल के नेता थे वे स्वराज के लिए प्रयासरत थे। इसी बात को लेकर के गोपाल कृष्ण गोखले जी ने कहा था
कि केवल पागल खाने के बाहर खड़े पागल लोग ही आज़ादी के बातें कर सकते हैं या सोच सकते हैं। तो ध्यान दीजिएगा, यह कब हुआ था, तो ये कब कहा गया था, तो 1907 के जब कांग्रेस का विभाजन हुआ था सूरत अधिवेशन में, तो वहीं पे इन्होंने कहा था, गोपाल कृष्ण गोखले जी ने। तो ये आपको ध्यान रखना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि 1907 के सूरत अधिवेशन में कांग्रेस का विभाजन होने के बाद नरम दल का नेतृत्व गोपाल कृष्ण गोखले ने किया था और गरम दल के द्वारा स्वराज के विचार को बल देने पर गोपाल कृष्ण गोखले ने इस कथन को कहा था। तो ये इंपॉर्टेंट फैक्ट है, आपको ध्यान रखना है। यहाँ से आपको ध्यान रखने के लिए एक और पार्ट था कि जो 1907 का कांग्रेस अधिवेशन था वो कहाँ हुआ था, तो सूरत में हुआ था। और इसके अध्यक्ष कौन थे, तो ध्यान दीजिएगा 1907 में जो आपको सूरत अधिवेशन हुआ था कांग्रेस का, इसका अध्यक्ष रास बिहारी बोस थे और इसी में गरम दल तथा नरम दल में कांग्रेस का विभाजन हो गया था। तो ये सभी फैक्ट आपको याद रखने होंगे। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। किस दिन को मुस्लिम लीग द्वारा प्रत्यक्ष कार्रवाई दिवस के रूप में घोषित किया गया था? तो ध्यान दीजिएगा, ये बहुत ही वीवीआई क्वेश्चन है कि मुस्लिम लीग द्वारा प्रत्यक्ष कार्रवाई दिवस कब घोषित किया गया था। तो यह 16 अगस्त 1946 को मुस्लिम लीग द्वारा प्रत्यक्ष कार्रवाई दिवस या डायरेक्ट एक्शन प्लान घोषित किया गया था। अब ये पूरी घटनाक्रम क्या है, तो ध्यान से समझिएगा। 1945 में, कब, 1945 में, 1945 में तत्कालीन गवर्नर, उस समय का जो तत्कालीन वायसराय था लॉर्ड वेवेल, कौन, लॉर्ड वेवेल ने भारत के विभिन्न पार्टियों को आपसी समन्वय तथा सहयोग बनाए रखने के लिए एक शिमला में सम्मेलन बुलाया। लेकिन इस सम्मेलन में जो मुस्लिम लीग था यह पृथक पाकिस्तान के मांग पर अड़ा हुआ था, पृथक पाकिस्तान के मांग पर अड़ा हुआ था, जिसके कारण शिमला सम्मेलन विफल हो गया। तो ध्यान दीजिएगा, शिमला सम्मेलन 1945 में बुलाया गया था लॉर्ड वेवेल के द्वारा, जिसमें कि मुस्लिम लीग द्वारा पृथक पाकिस्तान के मांग पर अड़े होने के कारण यह जो आपको शिमला सम्मेलन था यह असफल हो गया था। इसके बाद 16 अगस्त को, कब, 16 अगस्त 1946 को, 16 अगस्त 1946 को, ये डेट याद रखिएगा, बहुत ही ब्लैक डे है इसलिए आपको याद भी रखना है। 16 अगस्त 1946 को मोहम्मद अली जिन्ना द्वारा प्रत्यक्ष कार्रवाई दिवस या डायरेक्ट एक्शन प्लान या प्रत्यक्ष कार्रवाई दिवस मनाए जाने की घोषणा की। इसके तहत पूरे भारत में, कहाँ, पूरे भारत में सांप्रदायिक दंगा फैलाया गया था। ध्यान दीजिएगा, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, सांप्रदायिक दंगा फैलाया गया तथा 20,000, कितना, 20,000 से अधिक भारतीय हिंदुओं की हत्या कर दी गई थी और 10,000 से अधिक महिलाओं का रेप किया गया था मुस्लिमों के द्वारा। ये था आपको प्रत्यक्ष कार्रवाई दिवस मोहम्मद अली जिन्ना की, इसीलिए भारतीय लोग आज भी जिन्ना को गाली देते हैं। इसमें प्रत्यक्ष जो कार्रवाई दिवस था, इसके तहत सबसे ज़्यादा जो दंगा बंगाल के नोआखाली में हुआ था और इसमें जो आपको मोहम्मद अली जिन्ना या मुस्लिम लीग था, इसने नारा दिया था बांटो और आज़ाद करो। इस दंगे से तंग आकर के, कौन सा दंगा, जो कि मुस्लिम लीग द्वारा प्रत्यक्ष कार्रवाई दिवस मनाया गया था, इस दंगे से परेशान होकर 16 अगस्त 1946 को जो आपको मनाया गया था प्रत्यक्ष कार्रवाई दिवस, इससे परेशान होकर के गांधी जी ने सीआर फार्मूला के आधार पर भारत के विभाजन का समर्थन किया था। तो ये आपको ध्यान रखना था, 16 अगस्त 1946 को ही क्या हुआ था, तो डायरेक्ट एक्शन प्लान हुआ था। इससे पहले मुस्लिम लीग द्वारा एक और मनाया गया था, ध्यान दीजिएगा, क्या, वो भी पूछता है, बहुत ही इम्पोर्टेंट है। जब द्वितीय विश्व युद्ध के समय, कब, द्वितीय विश्व युद्ध के समय जब भारतीय सैनिकों को बिना भारतीय लोगों के या नेताओं के पूछे ही उनको ब्रिटेन की ओर से युद्ध लड़ने की घोषणा कर दी गई थी, भारतीय सैनिकों का ये घोषणा ब्रिटिश सरकार ने कर दिया था। तो इससे परेशान होकर के, कब, इससे परेशान होकर के जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस था, इसने क्या किया कि 22 दिसंबर 1939 को वायसराय के परिषद से त्यागपत्र दिया था। कब, 22 दिसंबर, ये याद रखने वाली डेट है, 1939 को वायसराय के कार्यकारिणी से इन लोगों ने, जो भी कांग्रेस के सदस्य थे, उन्होंने सामूहिक रूप से इस्तीफा दी थी था। तो इसी दिन, कब, 22 दिसंबर 1939 को ही मोहम्मद अली जिन्ना ने क्या एक त्यौहार एक मनाया था, क्या मनाया था, तो मुक्ति दिवस मनाया था। ये ध्यान रखिएगा कि मोहम्मद अली जिन्ना ने मुक्ति दिवस कब मनाया था,
तो 22 दिसंबर 1939 को, ये भी इम्पोर्टेंट डेट है। और दूसरा डेट कौन सा था, 16 अगस्त 1946 को प्रत्यक्ष कार्रवाई दिवस। तो ये सभी इंपॉर्टेंट डेट्स है जिसे आपको याद रखना है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। है यह रिपोर्ट, ध्यान दीजिएगा, यह रिपोर्ट रद्दी कागजों की ढेरी में रखने योग्य है। यह साइमन रिपोर्ट के संबंध में यह किसका कथन है, अर्थात किसने कहा था, साइमन कमीशन का जो रिपोर्ट आया था 1930 में, इसके तहत किसने कहा था कि यह रिपोर्ट कागजों की ढेरी में रखने योग्य है। तो ध्यान दीजिएगा, यह कथन सर शिवा स्वामी अय्यर का है। किसका, सर शिवा स्वामी अय्यर ने कहा था। किसके संदर्भ में, तो साइमन कमीशन के संदर्भ में यह कहा था कि यह रिपोर्ट रद्दी कागजों की ढेरी में रखने योग्य है। अब बात करिएगा साइमन कमीशन की, तो ध्यान दीजिएगा, साइमन कमीशन गठन क्यों हुआ था, तो जो भारत शासन अधिनियम 1919 आया था उसी में यह घोषणा किया गया था कि प्रत्येक 10 वर्ष पर इसका जो भारत शासन अधिनियम 1919 था, जिसे मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार भी कहा जाता है, तो इसकी समीक्षा के लिए 10 वर्ष पर एक आयोग का गठन किया गया था, गठन किया जाएगा, यह घोषणा की गई थी भारत शासन अधिनियम 1919 में ही। तो इसी के तहत 1929 में एक आपको आयोग गठित किया जाना था, लेकिन भारतीयों के विद्रोह को देखते हुए 1927 में ही, कब, 1927 में ही एक आयोग का गठन किया गया और इस आयोग का नाम दिया गया साइमन कमीशन, क्योंकि इसका अध्यक्ष जो था वह सर साइमन था और उसी के नाम पर इसका नाम साइमन कमीशन पड़ा था। ठीक है, इसके गठन की बात कीजिएगा तो इसका गठन नवंबर, ध्यान दीजिएगा, नवंबर 1927 में होता। ध्यान दीजिएगा, ये इंपॉर्टेंट डेट है। इसका गठन, साइमन कमीशन का गठन नवंबर 1927 में हुआ था। तत्कालिक उस समय के जो प्रधानमंत्री थे ब्रिटेन के, प्रधानमंत्री बाल्डविन द्वारा, किसके द्वारा, बाल्डविन द्वारा नवंबर 1927 में साइमन कमीशन का गठन किया गया। इस कमीशन में 7 सदस्य थे, कितने, 7 सदस्य, और इसका अध्यक्ष जॉन साइमन थे। जॉन साइमन को इसका अध्यक्ष बनाया गया थे। ये जो 7 सदस्य, ये सातों अंग्रेज थे और अंग्रेज होने के कारण ही इसका विद्रोह किया गया और इसे श्वेत कमीशन भी कहा गया। अब यहाँ ध्यान देने की बात ये है कि इसका गठन तो नवंबर 1927 में ही हो गया। नवंबर 1927 में इसका गठन हो गया, किसका, आपको साइमन कमीशन का। लेकिन यह 3 फरवरी, कब, 3 फरवरी 1928 को, कब, 1928 को, 27 में इसका गठन हुआ, नवंबर 27 में इसका गठन हुआ और 3 फरवरी 1928 को यह कमीशन मुंबई पहुंचा। इसमें चूंकि सभी सदस्य ब्रिटेन के थे और अंग्रेज थे, इसीलिए इसका विरोध किया गया पूरे भारतवर्ष में। और ये जब मुंबई पहुंचा तो देशव्यापी हड़ताल का आयोजन किया गया तथा साइमन कमीशन वापस जाओ या साइमन गो बैक के नारे द्वारा इसका स्वागत किया गया। अब ये हो गया, ये क्यों आया, ये हो गया। ठीक है, अब इसके जवाब में देखिए, जब ये विद्रोह बढ़ने लगा तो उस समय के जो भारत के वर्किंग हेड सचिव थे, उन्होंने कहा या भारतीयों को चुनौती दिया कि अगर आप एक संविधान बनाते हैं और सर्वसम्मति से पास करा लेते हैं तो मैं इसे क्या कर दूंगा, ब्रिटिश संसद से पास करा दूंगा। यह चैलेंज स्वीकार करते हुए मोतीलाल नेहरू ने अपना एक आपको एक संविधान बनाया और इसे आपको लिया करके उनके सामने रखा, लेकिन इस पे मुस्लिम लीग ने दस्तखत नहीं किए थे, हस्ताक्षर नहीं किए थे, इसलिए यह मान्य नहीं हुआ था। किनका, पंडित मोतीलाल नेहरू जी का। ठीक है, इसके प्रत्युत्तर में आपको जो दिया गया था, सर्वदलीय समिति मोतीलाल नेहरू द्वारा ये नेहरू रिपोर्ट तैयार किया गया था और नेहरू रिपोर्ट भी मान्य नहीं हुआ तथा जिन्ना ने 11 सूत्री जिन्ना फार्मूला भी दिया था, ये भी लागू नहीं हुआ। फाइनली 1930 में, कब, 1930 में आपको इतने विरोध के बाद भी सर साइमन कमीशन ने अपना रिपोर्ट दिया 1930 में और इसी रिपोर्ट के आधार पर भारत शासन अधिनियम 1935 को पारित किया गया था। ठीक है, जब ये साइमन कमीशन भारत आया था तो इसके विरोध में ही आपको लाठीचार्ज हुआ था और इसी लाठीचार्ज में लाला लाजपत राय की मृत्यु भी हुई थी। तो ये सभी फैक्ट आपको ध्यान में रखना होगा। अब ये जो साइमन कमीशन था, इसके प्रत्युत्तर में नेहरू ने नेहरू रिपोर्ट तथा जिन्ना ने जिन्ना फार्मूला, 11 सूत्री जिन्ना फार्मूला दिया था। ये सभी फैक्ट ध्यान रखिएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, ये ध्यान दीजिएगा,
वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट किसके शासनकाल में पारित हुआ था? देखिए कुछ देर पहले ही आपको बताए थे हमने फर्स्ट क्वेश्चन में कि लॉर्ड लीटन के द्वारा ही 1878 में, कब 1878 में भारतीय प्रेस के गला घोटने के लिए, या भारतीय प्रेस का गला घोटने वाला कानून भी इसे कहा जाता है, और 1878 में इसे वर्नाक्यूलर एक्ट को पारित किया गया था या लाया गया था लॉर्ड लीटन के द्वारा। कब? 1878 में। यह प्रेस एक्ट के तहत भारतीय भाषाओं में छपने वाले अखबारों पर प्रतिबंध लगा दिया गया था। साथ ही हमने आपको ये भी बताया कि लीटन के द्वारा अन्य किए गए काम, इसने आर्म्स एक्ट लाया और भारतीयों को हथियार रखने पर रोक लगा दिया। वर्नाक्यूलर एक्ट लाया जिसके तहत प्रेस पर रोक लगा दिया। सिविल सर्विसेज की जो आयु थी अधिकतम वो 21 वर्ष से घटा करके 18 वर्ष कर दिया था, 19 वर्ष कर दिया था, 21 से घटाकर 19 वर्ष किया था। 1878 में इसके शासनकाल में ही अकाल आयोग या स्ट्रेची आयोग आया था अकाल की जांच के लिए। इसे ओवन मेरिडियम की उपाधि भी दी गई थी और इसने अफगानिस्तान के प्रति आक्रामक नीति अपनाई थी। इसी के समय ही राय बहादुर व खान बहादुर की उपाधियाँ शुरू हुई थी तथा इसी के समय में 1877 में भारत की सम्राज्ञी महारानी विक्टोरिया को घोषित किया गया था। तो यह लॉर्ड लीटन से संबंधित कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट है। लॉर्ड लीटन 1876 से 80 तक भारत का वायसराय रहा था। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। मुझ पर किया गया लाठी का एक एक प्रहार ब्रिटिश साम्राज्य में कफन में कील बनकर रहेगा, ऐसा किसने कहा था? तो ध्यान दीजिएगा, ये लाला लाजपत राय का कथन है। वो जब 1927-28 में जब आपका आया था साइमन कमीशन, तो इसके विद्रोह में लाहौर में इन पर लाठीचार्ज किया गया था और इसी लाठीचार्ज में इनका डेथ हो गया था। कब? साइमन कमीशन का विरोध करते समय। तो इसी लाठीचार्ज में उन्होंने कहा था कि मेरे शरीर पर पड़ी एक एक लाठी अंग्रेजों की ताबूत के अंतिम कील साबित होगा। तो यह कथन किसका है? तो यह लाला लाजपत राय जी का है। तो यह आपको ध्यान रखना है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ध्यान दीजिएगा, अंग्रेजों ने भारत में प्रांतीय स्वायत्तता की शुरुआत की थी। तो ध्यान दीजिएगा, यह जेपीएससी का 2021 में पूछा हुआ प्रश्न है और ये इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन, ये समझने वाला है। ध्यान दीजिए, अंग्रेजों ने भारत में प्रांतीय स्वायत्तता की शुरुआत पूछा है, मतलब कि अंग्रेजों ने भारत के प्रांतों को कुछ कुछ स्वायत्तता देना प्रारंभ कब की थी? तो यहाँ ये गलत दिया हुआ है। ध्यान दीजिएगा, यह गलत दिया हुआ है। भारत शासन अधिनियम 1935 नहीं होगा, भारत शासन अधिनियम 1919 होगा। अब ये क्यों होगा, यही आपको ध्यान देने वाली चीज़ है। ठीक है, जो भारत शासन अधिनियम 1919 था उसमें क्या किया गया था? भारत शासन अधिनियम 1919 द्वारा, ये आपको याद रखना है कि भारत शासन अधिनियम 1919 द्वारा यह घोषणा किया गया था कि प्रांतों में द्वैध शासन लागू किया गया था। मतलब प्रांतों में द्वैध शासन लागू किया गया भारत शासन अधिनियम 1919 में, तथा प्रांतों को आंशिक रूप से स्वायत्तता दी गई थी। प्रांतों को आंशिक रूप से स्वायत्तता देते हुए उनमें प्रांतों में द्वैध शासन लागू किया गया। द्वैध शासन लागू करने का मतलब था कि उसमें भारतीय लोग भी चुनाव लड़ सकते थे, साथ ही ब्रिटिश लोग भी चुनाव लड़ सकते थे। तो इस तरह से प्रांतों में द्वैध शासन की शुरुआत तथा स्वायत्तता देने की शुरुआत 1919 में हुई थी। लेकिन अगर क्वेश्चन ये पूछता है कि प्रांतों को पूर्णतः स्वायत्तता कब दी गई, तो प्रांतों को पूर्णतः जो स्वतंत्रता है वो आपको भारत शासन अधिनियम 1935 में दी गई थी, क्योंकि भारत शासन अधिनियम 1935 द्वारा राज्यों में द्वैध शासन को समाप्त करके इन्हें पूर्ण स्वायत्तता दे दी गई थी, तथा केंद्र में द्वैध शासन लागू किया गया था भारत शासन अधिनियम 1935 द्वारा। जबकि भारत शासन अधिनियम 1919 द्वारा प्रांतों में द्वैध शासन लागू किया गया था तथा प्रांतों को आंशिक रूप से स्वायत्तता दिया गया था। इसलिए ये जो क्वेश्चन है इसका आंसर भारत शासन अधिनियम 1919 होगा, क्योंकि यहाँ पूछा है शुरुआत कब की गई थी। तो अंग्रेजों ने भारत में प्रांतीय स्वायत्तता की शुरुआत भारत शासन अधिनियम 1919 से की थी। लेकिन शुरुआत अगर यहाँ से हटा दिया जाए, यहाँ से अगर शुरुआत का आप इरेज कर देते हैं, तो अंग्रेजों ने भारत में प्रांतीय स्वायत्तता कब दी थी? तो प्रांतों में पूर्णतः स्वायत्तता वह भारत शासन अधिनियम 1935 हो जाएगा। जबकि अगर ये पूछता है कि स्वायत्तता की शुरुआत कब की थी, तो यह भारत शासन अधिनियम 1919 हो जाएगा। अगर इन प्रावधानों की बात करें तो भारत शासन अधिनियम 1919 द्वारा भारत शासन अधिनियम 1919 द्वारा पहली बार प्रत्यक्ष चुनाव प्रणाली अपनाई गई थी तथा सिखों, ईसाइयों, एंग्लो इंडियन तथा यूरोपियों को सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व दे दिया गया था। केंद्र में
द्विसदनीय व्यवस्था लाई गई थी। ध्यान दीजिएगा, द्विसदनीय बोल रहे हैं, द्विसदनीय केंद्र में व्यवस्था लाई गई थी, नहीं थी न कि द्वैत सदन। द्विसदनीय का मतलब है विधानसभा और विधान परिषद की व्यवस्था की गई थी। और महिलाओं का वोट देने का अधिकार सबसे पहले भारत शासन अधिनियम 1919 में ही दिया गया था, महिलाओं को वोट देने का अधिकार। इसके साथ ही प्रांतों में द्वैत शासन भी लागू किया गया था। केंद्र में द्विसदनीय व्यवस्था तथा प्रांतों में द्वैत शासन लागू किया गया था भारत शासन अधिनियम 1919 द्वारा। और प्रांतीय विषय को आरक्षित एवं हस्तांतरित में बांटा गया था। साथ ही पहली बार इसमें उत्तरदायी शासन शब्द का प्रयोग किया गया था भारत शासन अधिनियम 1919 में। और भारत सचिव के कार्यभार को कम करने के लिए एक भारतीय उच्चायोग की भी नियुक्ति की गई थी भारत शासन अधिनियम 1919 में। तो यहाँ से इम्पोर्टेंट जो फैक्ट था वो आपको यही याद रखना था कि प्रांतों में द्वैत शासन लगाया गया था तथा केंद्र में द्विसदनीय व्यवस्था लागू किया गया था और महिलाओं को वोट देने का अधिकार, साथ ही सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व भी इसमें कुछ लोगों को जैसे सिखों ईसाइयों को दिया गया था। और पहली बार इसमें प्रत्यक्ष चुनाव प्रणाली अपनाई गई। साथ ही इसे मानटेव की चिम्सफोर्ड सुधार भी कहा जाता है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट है आपको भारत शासन अधिनियम 1919 से संबंधित। अब हम भारत शासन अधिनियम 1935 से संबंधित कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट देख लेते हैं। जैसे भारत शासन अधिनियम 1935 द्वारा भारत में एक संघात्मक सरकार की व्यवस्था की गई थी। कब? भारत शासन अधिनियम 1935 द्वारा भारत में संघात्मक सरकार की व्यवस्था की गई थी। प्रांतों में द्वैत शासन जो लागू किया गया था 19 में, उसे अभी कैंसिल कर दिया गया, मतलब प्रांतों में द्वैत शासन को समाप्त कर दिया गया भारत शासन अधिनियम 1935 द्वारा, जबकि लागू किया गया था भारत शासन अधिनियम 1919 के द्वारा। साथ ही 1935 में केंद्र में द्वैत शासन लागू कर दिया गया। केंद्र में द्वैत शासन कब लागू किया गया? तो केंद्र में द्वैत शासन भारत शासन अधिनियम 1935 द्वारा लागू किया गया। साथ ही सांप्रदायिक निर्वाचन में दलितों और महिलाओं को भी शामिल कर लिया गया था भारत शासन अधिनियम 1935 के द्वारा। भारत शासन अधिनियम 1935 के द्वारा ही 1937 में, कब? 35 के द्वारा शासन अधिनियम तो 35 था, लेकिन 1937 में इसके तहत एक संघीय न्यायालय की स्थापना की गई थी कि एक संघीय न्यायालय तथा साथ ही साथ ब्रिटिश भारत से बर्मा को अलग कर दिया गया था। 1937 से पहले ब्रिटिश भारत में ही आता था बर्मा, लेकिन 1937 में इसे भारत से अलग कर दिया गया था तथा दो नए प्रांत सिंध और उड़ीसा का भी क्या किया गया था? निर्माण किया गया था। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट है 1935 का। यहाँ से एक और इम्पोर्टेंट पूछता है भारत शासन अधिनियम 1935 में, इसके संबंध में जवाहरलाल नेहरू जी ने कहा था हमें एक ऐसी कार दी गई थी जिसमें सब ब्रेक थे किंतु इंजन नहीं। तो ये भारत शासन अधिनियम के संदर्भ में JLN नेहरू ने कहा था कि हमें एक ऐसी कार दी गई थी जिसमें सभी ब्रेक थे किंतु इंजन नहीं थे। तो ये इंपॉर्टेंट फैक्ट है भारत शासन अधिनियम 1919 तथा 1935 के संबंध में। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ध्यान दीजिएगा, अगला क्वेश्चन है, कांग्रेस वास्तव में बिना हथियारों के गृह युद्ध में है। कांग्रेस वास्तव में बिना हथियारों के गृह युद्ध में है। कांग्रेस के संदर्भ में यह कथन किसका है? तो यह सर सैयद अहमद खान का कथन है। तो ये आपको ध्यान रखना है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, को ध्यान रखना है। किसने टिप्पणी की थी कि नेहरू एक देशभक्त हैं जबकि जिन्ना एक राजनेता है? तो यह सर मोहम्मद इकबाल ने टिप्पणी की थी कि नेहरू एक देशभक्त हैं जबकि जिन्ना एक राजनेता है। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है, जिन्ना ने किस योजना को सड़े अंग कटे और दीमक लगे पाकिस्तान की योजना कहकर अस्वीकार कर दिया था? तो ध्यान दीजिएगा, ये भी आपको इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है और ये शायद आपको एग्जाम में देखने को भी मिल सकता है। ये जो था आपको जिन्ना ने राजगोपालचारी योजना के बारे में कहा था। किसके? चक्रवर्ती राजगोपालचारी या CR योजना के बारे में कहा था कि यह सड़े अंग कटे और दीमक लगे पाकिस्तान की योजना के जैसा है। तो ये इम्पोर्टेंट फैक्ट है, ध्यान रखिएगा। राजगोपालचारी द्वारा कांग्रेस एवं मुस्लिम लीग के बीच सहयोग बढ़ाने के लिए राजगोपालचारी जी द्वारा दोनों में मुस्लिम लीग और कांग्रेस के बीच सहयोग बढ़ाने के लिए 10 जुलाई, कब? 10 जुलाई 1944 को एक प्रस्ताव प्रस्तुत किया था जिसे CR फार्मूला या राजगोपालाचारी फार्मूला के नाम से जाना जाता है। यह फार्मूला अप्रत्यक्ष रूप से पृथक पाकिस्तान की अवधारणा पर ही प्रस्तावित था। तो इसलिए इसमें कुछ कमियां थी जिसे अस्वीकार करते हुए इसका स्वीकार कर दिया था किसने? जिन्ना जी ने। लेकिन फिर भी इसे भारतीय स्वतंत्रता के मांग को समर्थन में करते हुए इसे मान लिया गया था। चलिए अब हम बढ़ते हैं कहाँ?
नेक्स्ट टॉपिक हमारा भारतीय इतिहास का जो प्राचीन पोर्शन है और एंशिएंट पोर्शन है, साथ ही साथ आपको मिडाइवल पोर्शन की तरफ बढ़ते हैं। तो पूरा वीडियो आप ध्यान से देखिएगा। चलिए शुरुआत आगे बढ़ते हैं। ये बहुत ही वीवीआई क्वेश्चन है, तो पूरा आप जरूर देख लीजिएगा। पंच सिद्धांतिका किसके 5 सिद्धांतों से संबंधित है? ये ध्यान रखिएगा, पंच सिद्धांतिका किसके 5 सिद्धांतों से संबंधित है? तो यह ज्योतिष या खगोल शास्त्र के सिद्धांतों से संबंधित है पंच सिद्धांतिका। पंच सिद्धांतिका भारत के प्राचीन खगोल शास्त्री ज्योतिषाचार्य वराहमिहिर द्वारा लिखित यह एक पुस्तक है या ग्रंथ है। किसके द्वारा? वराहमिहिर द्वारा लिखित पुस्तक है। इसकी रचना विक्रमादित्य के शासनकाल में हुई थी। महाराज विक्रमादित्य के शासनकाल में वराहमिहिर द्वारा पंच सिद्धांतिका नामक पुस्तक की रचना हुई थी। इसमें आपको ज्योतिष या खगोल शास्त्र के विषय में जानकारी दी गई है। इसमें वराहमिहिर के समय प्रचलित 5 खगोलीय सिद्धांतों और नक्षत्रों का वर्णन किया गया है। तो ये आपको इतने फैक्ट यहाँ से ध्यान रखना है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन है, कौन सा प्राचीन नाटक वसुमित्र द्वारा यौनों पर विजय के संबंध में है? तो ध्यान दीजिएगा, वसुमित्र द्वारा यौनों पर विजय के संबंध में जो आपको प्राचीन नाटक है वो मालविका अग्निमित्रम है। अगर डिटेल की बात करें तो कालिदास ने यह पुस्तक लिखा था, मालविका अग्निमित्रम। किसने? कालिदास ने। ध्यान दीजिएगा, कालिदास ने। और कालिदास के मालविका अग्निमित्र नाटक में उल्लेख किया गया है कि यौन आक्रमण के दौरान एक युद्ध सिंधु नदी पर, कहाँ? सिंधु नदी के तट पर हुआ था और पुष्यमित्र के पोते और अग्निमित्र के पुत्र वसुमित्र ने इस युद्ध में विजय प्राप्त की थी। तो ये आपको ध्यान रखना है, यह जो विजय संबंधित है वह मालविका अग्निमित्र में इसका वर्णन किया गया है। अगले क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, सिंधु घाटी सभ्यता में, कहाँ? सिंधु घाटी सभ्यता में कहाँ मिले हैं? क्वेश्चन ध्यान से समझिएगा। सिंधु घाटी सभ्यता में जोता हुआ खेत कहाँ मिला है? तो वह कालीबंगा से मिला है। कहाँ? कालीबंगा से मिला है। तो ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, आपको ध्यान रखना है। बात कीजिएगा कालीबंगा के अन्य फैक्ट से, तो कालीबंगा से अन्य भी कच्ची ईंटें मिली हैं जो कि भवन निर्माण में प्रयुक्त होती थी। कौन सा? कच्ची ईंटें। हम किसके बारे में बोल रहे हैं? तो कालीबंगा के बारे में। कालीबंगा से काली चूड़ियाँ भी प्राप्त हुई थी। कहाँ से? कालीबंगा से। साथ ही यहाँ से आपको जूते हुए खेत तथा हल भी मिला है। क्या? हल भी मिला है। यहाँ से कच्ची ईंटें तथा पक्की ईंटें भी मिली। कच्ची ईंटें जिसका प्रयोग भवन निर्माण हुआ था, तथा पक्की ईंटें जिसका निर्माण केवल नालियों में किया गया था। साथ ही यहाँ से जूते हुए खेत। क्या? जूते हुए खेत। ये सबसे ज़्यादा बार यही पूछता है कि जूते हुए खेत कहाँ से मिले हैं। तो जूते हुए खेत कालीबंगा से। यहाँ से एक चबूतरे में बना अग्निकुंड मिला है तथा सेल खड़ी की मोहरे तथा मृदभांड के टुकड़े मिले हैं। बात करें कालीबंगा की अवस्थिति की, तो कालीबंगा वर्तमान की जो स्थिति है कालीबंगा के, यह राजस्थान के हनुमानगढ़ी जिला में है। कहाँ? राजस्थान के हनुमानगढ़ी जिला में है आपका कालीबंगा। वर्तमान राजस्थान के हनुमानगढ़ी जिला में है कालीबंगा। तो ये आपको ध्यान रखने के कुछ फैक्ट थे। बढ़ेंगे हम अगले क्वेश्चन की तरफ, और अगला क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, आपको ध्यान देना है। अगला क्वेश्चन है, यहाँ आप थोड़ा सा रुकिए और ये देखिए, यहाँ जो अगला क्वेश्चन आपको दिया हुआ है, गायत्री मंत्र ऋग्वेद के किस मंडल में है? गायत्री मंत्र ऋग्वेद के किस मंडल में है? तो गायत्री मंत्र ऋग्वेद के 3रे मंडल में दिया गया है। किसके? तो गायत्री मंत्र ऋग्वेद के 3रे मंडल में है। अर्थात गायत्री मंत्र की चर्चा ऋग्वेद की 3रे मंडल में। इसमें कुल 62 सूक्त हैं जो इंद्रदेव और अग्निदेव को समर्पित है। इसकी रचना महर्षि विश्वामित्र ने की थी। तो ये आपको ध्यान रखना है कि गायत्री मंत्र महामंत्र ऋग्वेद के 3रे मंडल के 7वें सूक्त का 10वां मंत्र है। कौन सा? गायत्री मंत्र जो है ऋग्वेद का, कहाँ का? ऋग्वेद का 3रे मंडल का 7वें सूक्त का 10वां मंत्र है और इसकी रचना महर्षि विश्वामित्र ने की थी। इसमें कुल 62 सूक्त है और यह इंद्रदेव और अग्निदेव को समर्पित है। ये आपके कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट हो गए। बढ़ेंगे हम अगले क्वेश्चन की तरफ। अशोक के किस शिलालेख में धम्म नीति का वर्णन किया गया है? तो यह अशोक के 11वें शिलालेख में धम्म नीति का वर्णन है। ये इंपॉर्टेंट है, ध्यान दीजिएगा।
अशोक के 11वें शिलालेख में धम्म नीति का वर्णन किया गया है। लेकिन अगर वहीं पूछता है कि धम्म महामात्र नामक अधिकारी की नियुक्ति की चर्चा किसमें है, तो धम्म नीति का कहेगा तो 11वें शिलालेख, जबकि धम्म महामात्र नामक अधिकारी की नियुक्ति कहेगा तो 5वें शिलालेख। अन्य शिलालेखों की बात करेंगे तो अशोक के प्रथम शिलालेख में, किसमें, अशोक के प्रथम शिलालेख से लेकर के 14 शिलालेख तक है। इसके प्रथम में अहिंसा पर बल दिया गया है। वहीं दूसरे में बात करिएगा तो इसमें समाज कल्याण हेतु मनुष्य एवं पशुओं के लिए चिकित्सक की व्यवस्था की बात की गई है। पशु चिकित्सा की बात अशोक के द्वितीय शिलालेख में किया गया है। वहीं तीसरे शिलालेख की आप बात कीजिएगा तो तीसरा में 3 अधिकारियों राजयुक्तक तथा प्रदेशक की नियुक्ति की चर्चा है। चौथी में भेरी घोष की जगह धम्म घोष की स्थापना करने का जो है आपको इसमें चर्चा की गई है। 5वां अभिलेख में धम्म महामात्र नामक अधिकारी की नियुक्ति की चर्चा है। 6वें में आत्मनियंत्रण की चर्चा है, जबकि 7वें में सहिष्णुता का भाव सभी धर्मों के लिए रखने के लिए इसमें आपकी चर्चा किया गया है। 8वां में अशोक द्वारा बोध गया की यात्रा का चर्चा है, जबकि 9वां में सभी धर्मों एवं सभी दासों नौकरों के प्रति दया भाव रखने का जो है चर्चा ये 9वां में है। 10वां जो अभिलेख है और इसका जो 10वां स्तंभ लेख है तो उसमें आपको क्या दिया गया है, उसमें धम्म कीर्ति की श्रेष्ठता बल दिया गया है। और वहीं बात करें 11वें की तो उसे हमने अभी आपको बताया कि 11वें में धम्म नीति का वर्णन किया गया है, किसकी, धम्म नीति की। और 12वें में महिला महामात्रों की नियुक्ति की चर्चा है, तो महिला महामात्र पूछेगा तो 12वें में, जबकि 13वें में कलिंग युद्ध या कलिंग विजय की युद्ध का और अशोक के हृदय परिवर्तन का चर्चा है। और 14वें में स्वतंत्र धार्मिक जीवन प्रेरित करने का चर्चा है। इसमें जो महत्वपूर्ण हम बात करें जिससे एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है तो पशु हत्या या पशु चिकित्सा पर जो है पशु चिकित्सा की व्यवस्था यह किसमें है, तो आपको इसके शिलालेख दूसरे में है और ये क्वेश्चन पूछा हुआ है। जबकि पहला में पूछा है कि अहिंसा पर बल देना यह अशोक के किस शिलालेख में है, तो प्रथम में है। धम्म घोष की जगह भेरी घोष की जगह धम्म घोष, या चौथा में, ये सभी इम्पोर्टेंट है। और 11वां में है धम्म आपको धम्म नीति का वर्णन और 13वां में है कलिंग युद्ध का वर्णन। ये इम्पोर्टेंट थे जो हमने आपको बाद में बताए थे जहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। चलिए बढ़ते हैं हम अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन भी इम्पोर्टेंट है जिसे आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन क्या है, ये देखिए आपके स्क्रीन पर आ चुका है। अगला क्वेश्चन है नाभि वर्ष, क्या नाभि वर्ष किस देश का ऐतिहासिक नाम है, नाभि वर्ष किस देश का ऐतिहासिक नाम है। ध्यान दीजिएगा, नाभि वर्ष भारत का ही ऐतिहासिक नाम है। ऐतिहासिक स्रोतों के अनुसार भारत का नाम भारतवर्ष का पूरा नाम, जो अभी तो भारत नाम बोलते हैं, इससे पहले इसका नाम भारतवर्ष था और भारतवर्ष से भी पहले इसका नाम नाभि वर्ष था, जो कि पहले जैन तीर्थंकर ऋषभ देव के पिता राजा नाभि के नाम पर इसे रखा गया था। जो प्रथम जैन तीर्थंकर थे ऋषभ देव, इनके पिता थे नाभि देव और उन्हीं के नाम पर भारत का नाम नाभि वर्ष रखा गया था। ठीक है, यहाँ से आपको इसे ध्यान रखना है। चलिए बढ़ेंगे हम अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ये भी ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन है सातवाहन वंश के किस राजा ने गाथा सप्तशती, कौन गाथा सप्तशती की रचना की है, तो सातवाहन वंश के राजा हाल ने, किसके, सातवाहन वंश के राजा हाल ने गाथा सप्तशती की रचना की है, जो कि प्राकृत भाषा में प्रेम कविताओं का संग्रह है। यह क्वेश्चन पूछा हुआ है कि गाथा सप्तशती किसकी रचना है, तो यह राजा हाल की रचना है और इसमें प्राकृत भाषा में प्रेम कविताओं का संग्रह किया गया है। राजा हाल सातवाहन वंश का एक विद्वान राजा था। उसने गाथा सप्तशती की रचना की है, जो कि प्राकृत भाषा में प्रेम कविताओं का संग्रह है। तो यहाँ से आप इसे ध्यान रखिएगा कि ये जो गाथा सप्तशती या राजा हाल जो कि सातवाहन वंश का था, इसी के द्वारा लिखा गया था। बढ़ेंगे हम अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है किस सूफी संत को चिरागे देहलवी कहा जाता है, तो ध्यान दीजिएगा, चिरागे देहलवी शेख नसरुद्दीन मोहम्मद को कहा जाता है। चिरागे देहलवी शेख नसरुद्दीन मोहम्मद को कहा गया है, जो 14वीं सदी के रहस्यवादी कवि थे और चिश्तिया संप्रदाय के सूफी संत थे। ध्यान दीजिएगा, चिश्तिया संप्रदाय के कवि थे शेख नसरुद्दीन मोहम्मद। अगला क्वेश्चन है, ये भी आपको ध्यान रखना होगा।
ये बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है जो कि अलग अलग एग्जाम में पूछा भी गया है कि चंदावर के युद्ध में मोहम्मद गोरी ने किसको हराया था। तो चंदावर का युद्ध जो कि 1194 में हुआ था, इसमें मोहम्मद गोरी ने राजा जयचंद को हराया था। सबसे पहले जो आपका मोहम्मद गोरी है, इसने आपको पृथ्वीराज चौहान पे आक्रमण किया था और पृथ्वीराज चौहान के हराने के बाद इसने जयचंद को भी 1194 में हराया था आपको चंदावर के युद्ध में। जबकि पृथ्वीराज चौहान का युद्ध पूछेगा तो वो तराइन का युद्ध हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, मुल्क ए खादिम के नाम से कौन सा राज्य जाना जाता था। मुल्क ए खादिम के नाम से कौन सा राज्य जाना जाता था, या किस राज्य को मुल्क ए खादिम के नाम से जाना जाता है। तो यह मराठा साम्राज्य के राज्य को मुल्क ए खादिम के नाम से जाना जाता है। तो हमने इस वीडियो में देखा, इस क्लास में भारतीय राष्ट्रीय स्वतंत्रता आंदोलन से संबंधित प्रश्न जो कि पहले ही हमने सॉल्व कर लिया है, तथा उसके बाद हमने प्राचीन तथा मेडाइवल हिस्ट्री से संबंधित प्रश्नों को देखा था। कुल मिलकर हमने 20 क्वेश्चन को सॉल्व किया पूरे व्याख्या के साथ। वीडियो थोड़ा सा लंबा हो रहा है इसलिए हम इतना ही रहने दे रहे हैं। इस क्लास में इतना ही। आपका यह हमारा प्रयास कैसा लगा जरूर बताइएगा। इसमें जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे ये हाल ही के एग्जाम में पूछे हुए सभी प्रश्न हैं, इसलिए आप एक एक करके सभी को अच्छे से सॉल्व कर लीजिएगा। इसका वीडियो हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा आपको। साथ ही हम ये जो मॉक टेस्ट का सीरीज आपको कैसा लगा जरूर बताइएगा। इसके साथ ही हम पॉलिटी हिस्ट्री तो ये था ही, इसके बाद ज्योग्राफी और इकोनॉमिक्स, तथा उसके बाद इन्वायरमेंट एंड इकोलॉजी, साइंस, कंप्यूटर, खेलकूद से संबंधित सभी का अलग अलग मॉक टेस्ट लेकर आ रहे हैं। तो उनमें अभी आप जरूर अपीयर रहिए। इन सभी वीडियो से आपको, सभी क्लासेस से आपको जो बीएसएससी पीटी और मेंस है तथा बीपीएससी पीटी में आपको बहुत ही हेल्पफुल होगा। तो ये सभी क्वेश्चन बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाले हैं रिजल्ट की दृष्टि से। तो आप इसे जरूर देखिए, साथ ही दोस्तों में शेयर करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।